पर एक जंगली शेर ने हमला कर दिया। आह आह, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। राकेश पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि वहां पर एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक शेर दौड़ता हुआ आया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वह वहां से वापस चला गया। अरे दुष्ट शेर, तू गांव वालों को तकलीफ देकर आराम से यहाँ पर मस्ती कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अर्जुन शेर की तरफ बढ़ता है। शेर भी इतना खूंखार था कि वह भी अर्जुन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। शेर जैसे ही अर्जुन के ऊपर छलांग मारता है, तभी अर्जुन अपनी तलवार को शेर के सीने में उतार देता है। आधी रात गांव का एक आदमी अपने खेतों से गुजर रहा था। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बस 1-2 दिन में जब फसल पक जाएगी तो इसे बेचकर और राजा को कर देने के बाद जो हिस्सा मेरे पास बचेगा, उन पैसों को मैं अपनी बेटी की शादी में लगा दूंगा और खूब अच्छे से अपनी बेटी की शादी करूंगा। तभी उस आदमी को किसी की आहट महसूस होती है, जैसे कोई तेज रफ्तार में उसकी ओर भागता हुआ आ रहा हो। अरे यह कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे सामने से कोई भागता हुआ मेरी ओर आ रहा है। मोहन इससे पहले कुछ जान पाता, उस पर एक जंगली शेर ने हमला कर दिया। आह आह, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो मोहन अपने खेत पर बुरी तरह घायल पड़ा था। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब हम किसके सहारे जिएंगे? बहुत ही भला आदमी था बेचारा। ना जाने किसने इतनी बेरहमी से इसकी जान ली है। अरे मेरे पति की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। वह तो खुद बैर से दूर रहते थे। ना जाने किसने अपनी भड़ास उतारी है। इनकी जान लेकर भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान बेचारे मोहन की आत्मा को शांति दे। मोहन की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं चलता कि आखिर उसकी जान किसने और क्यों ली है। अगले दिन रात होते ही गांव का एक आदमी राकेश अपनी फसलों की देखभाल करने के लिए जाता है। अरे वाह, अब की बार तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है। मुझे अपनी फसल की रोज देखभाल करनी होगी, वरना कोई जंगली जानवर आकर मेरी फसल को बर्बाद कर देगा। राकेश इतना सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और फिर वह डरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। राकेश पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि वहां पर एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक शेर दौड़ता हुआ आया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वह वहां से वापस चला गया। और यह सब देखकर राकेश तो डर के मारे कांपने लगता है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल रात मोहन की जान इसी जंगली शेर ने ली होगी। अगले दिन सुबह राकेश सभी गांव वालों को उसके साथ कल रात में जो हुआ था वह बताता है। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। अरे राकेश, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर हमारा क्या होगा? फिर तो जंगली जानवर हमारी फसल बर्बाद कर देंगे। हाँ भाई,
तुम सही कह रहे हो। और अब तो हम अपने फसलों की देखभाल करने के लिए खेतों पर भी नहीं जा सकते, वरना वह जंगली शेर हमें मार डालेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर अब हम क्या करें? अरे भाइयों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें इस विषय के बारे में जल्द से जल्द महाराज को सूचना देनी चाहिए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें जल्द से जल्द महाराज को इस विषय के बारे में बताना होगा। और फिर वह लोग महाराज के पास चले जाते हैं। महाराज, हमारी सहायता कीजिए, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे आप लोग शांत हो जाइए और बोलिए, आप लोगों को क्या तकलीफ है? फिर राकेश महाराज को उसके साथ रात में हुई सारी घटना के बारे में बताता है। यह सुनकर महाराज भी थोड़े डर जाते हैं और बोलते हैं, आप लोग चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अब आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाइए। और फिर महाराज मंत्री से कहते हैं, मंत्री, हमें इस समस्या का कोई उपाय बताइए जिससे हम अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा कर सकें, वरना वह जंगली शेर हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। महाराज, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमें उस शेर का क्या करना चाहिए। महाराज, आप ही कोई रास्ता निकालिए। और फिर महाराज मंत्री से कहते हैं, मंत्री, पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो कोई भी उस शेर को मारकर हमारे सामने पेश करेगा तो मैं उससे मनचाहा इनाम दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं, सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में एक जंगली शेर घुस आया है। यदि कोई भी इंसान उस शेर को मारकर महाराज के सामने पेश करेगा तो महाराज उसे मनचाहा इनाम देंगे। शेर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे पकड़ने के लिए जाए और अपनी जान जोखिम में डाले। अरे मंत्री, क्या आपने राज्य में घोषणा नहीं सुनाई? अभी तक कोई व्यक्ति उस शेर को पकड़ने के लिए क्यों नहीं आया? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई थी। महाराज, मुझे लगता है वह शेर बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो वह जंगली शेर हमारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। महाराज, उस शेर को पकड़ना या फिर मारना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। महाराज, अब तो मुझे केवल एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि इस शेर को पकड़ने के लिए आपको अपने पुत्र अर्जुन और सर्जुन को भेजना चाहिए। महाराज, वे अवश्य इस शेर को पकड़कर लाएंगे। हाँ मंत्री, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है कि हमें अपने पुत्रों को भेजना ही होगा। सैनिकों, जाओ और जल्द से जल्द हमारे पुत्रों को हमारे पास लेकर आओ। जी महाराज, हम अभी जाते हैं। और फिर दो सैनिक वहां से चले जाते हैं और अर्जुन और सर्जुन को बुलाकर महाराज के पास लेकर आते हैं। क्या बात है पिताजी, आपने हमें क्यों बुलाया? पुत्रों, हमारे राज्य पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है, जिससे सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए हैं। अगर इस मुसीबत को नहीं रोका गया तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ पिताजी? आखिर हमारे राज्य पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? आप हमें बताइए, हम उसका सामना करेंगे और अपने राज्य को बचाएंगे। हाँ पिताजी, आप हमें बस एक बार बता दीजिए, आखिर हुआ क्या है। हम उस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। पुत्रों, हमारे राज्य में एक जंगली शेर आ गया है जो हमारे राज्य के लोगों की जान ले रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द उस शेर को मारकर हमारे पास लेकर आओ।
पिताजी आप चिंता मत करिए, हम उस जंगली शेर को अवश्य पकड़ने जाएंगे और मारकर आपके सामने पेश करेंगे। शाबाश पुत्रों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और हाँ, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से जो भी उस जंगली शेर को मारकर हमारे सामने पेश करेगा, हम उससे इस राज्य का राजा बना देंगे। अर्थात जो भी उस शेर को मारेगा वह इस गद्दी का हकदार होगा। यह सब सुनकर सर्जुन बहुत ही खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, हाँ, आखिर वह समय आ ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अब मैं उस शेर को मारकर इस राज्य का राजा बनूंगा। ठीक है पिताजी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। और फिर दोनों राजकुमार उस शेर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। हे भगवान, सुबह से घूमते घूमते दोपहर हो चुकी है, लेकिन अभी तक वह शेर कहीं दिखाई भी नहीं दिया। इतना कहकर सर्जुन फिर आगे बढ़ता है और इधर उधर उस शेर को ढूंढने लगता है। अरे भाई, इतनी कड़कती धूप में मुझसे तो चला नहीं जा रहा। भाड़ में जाए वह शेर। अब तो मैं इससे आगे और नहीं चल सकता। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर सर्जुन उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। और इधर राजकुमार अर्जुन बेचारा कड़कती धूप में ही उस शेर को ढूंढता है। अरे रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक तलवार होती है। बोलिए बाबा, आपने मुझे क्यों रोका? अरे बेटा, तुम तो कितने कठोर हो। इस कड़कती धूप में भी पैदल चलकर उस शेर को ढूंढ रहे हो। वाकई तुम तो कितने परिश्रमी हो। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ पुत्र। बाबा, आप मुझे क्या देना चाहते हैं? बेटा, तुम मेरी इस तलवार को ले लो। यह तलवार बहुत ही शक्तिशाली है। इसके वार से आज तक कोई भी शत्रु नहीं बचा। लेकिन बाबा, आप कौन हैं और आप यह तलवार मुझे क्यों दे रहे हैं, जबकि आप खुद इस तलवार से उस दुष्ट शेर को मारकर महाराज से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। जब मैंने देखा कि तुम शेर को मारने के लिए जा रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तलवार को तुम्हें दे दूं। क्योंकि बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने अपनी सारी जिंदगी भी जी ली है। लेकिन अभी तुम्हारी तो सारी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए। इसीलिए बेटा, मुझसे ज़्यादा तुम्हें इस तलवार की ज़रूरत है। इसीलिए तुम इस तलवार को रख लो। ठीक है बाबा, लाइए, मुझे अपनी तलवार दे दीजिए। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन हाथ में तलवार लेकर जंगल में आगे बढ़ता है। अरे यह क्या? यहाँ पर तो किसी जानवर के पैर के निशान हैं। कहीं यह निशान उस शेर के तो नहीं हैं? हाँ, जरूर यह निशान उस शेर के होंगे। चलो मैं इस गुफा के भीतर चलकर देखता हूँ। इतना कहकर अर्जुन गुफा के भीतर घुस जाता है। यह गुफा तो कितनी डरावनी है। आखिर वह शेर कहाँ पर हो सकता है? इधर से तो किसी की आवाज आ रही है। कहीं इस ओर ही तो वह शेर नहीं है। इतना कहकर अर्जुन उसी ओर चल पड़ता है जिस ओर से आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही अर्जुन देखता है
कि वह जंगली शेर किसी इंसान का मांस खा रहा है। अरे दुष्ट शेर, तू गांव वालों को तकलीफ देकर आराम से यहाँ पर मस्ती कर रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अर्जुन शेर की तरफ बढ़ता है। शेर भी इतना खूंखार था कि वह भी अर्जुन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। शेर जैसे ही अर्जुन के ऊपर छलांग मारता है, तभी अर्जुन अपनी तलवार को शेर के सीने में उतार देता है और इस प्रकार वह दुष्ट शेर अर्जुन के हाथों मारा जाता है। शेर तो मर गया, चलो अब इसे अपने कंधों पर उठाकर ले चलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन उस शेर को अपने कंधे पर लाद कर चल देता है। अर्जुन चलते चलते वहीं से गुजरता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अरे बड़े भैया तो यहाँ पर सो रहे हैं, चलो मैं उन्हें जगाकर अपने साथ ले चलता हूँ। कहीं किसी जंगली जानवर ने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। अरे भैया उठिए और देखिए, मैं उस सुअर को मारकर ले आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही सरजुन की आंखें खुल जाती हैं। अर्जुन के कंधों पर उस शेर की लाश को देखकर सरजुन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अर्जुन, तुमने तो अकेले ही शेर को मार दिया। तुम तो कितने बहादुर हो। अरे भैया, यह सारा कमाल तो इस तलवार का है। लेकिन अर्जुन, यह सारा कमाल इस तलवार का है? वह कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। फिर अर्जुन सारी कहानी अपने बड़े भाई को सुनाता है। ओ अच्छा, तो सारा कमाल इस तलवार का है। मुझे कुछ भी करके इस शेर को हथियाना होगा। यदि ये शेर को लेकर पिताजी के पास पहुंच गया तो वे इसको राजा बना देंगे। अरे नहीं नहीं, मेरे जीते जी मैं यह कभी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ भैया, आप कहाँ खो गए? अरे नहीं नहीं अर्जुन, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम इस शेर का शिकार करके काफी थक गए होगे। तुम ऐसा करो, इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम कर लो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर हम घर चलेंगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इतना सुनकर सरजुन जल्द ही वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, इसमें तो कितने सारे सेब लगे हुए हैं। चलो इसी में से कुछ सेब तोड़ लेता हूँ। सरजुन तुरंत ही एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर फेंकता है, तो कुछ सेब टूटकर नीचे गिर जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इन सभी सेबों पर इन जहरीली पत्तियों का रस डाल देता हूँ और फिर अर्जुन जैसे ही यह सेब खाएगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा।
अरे अर्जुन, उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ कर ले आया। इतना सुनते ही अर्जुन आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कई सारे सेब रखे होते हैं। अर्जुन उसमें से एक सेब उठा लेता है। भैया आप भी खाइए ना, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अरे नहीं नहीं अर्जुन, मैं यह फल नहीं खा सकता। यह फल तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तो पेड़ के पास बैठकर ढेर सारे फल खाकर आया हूँ। अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि मैं कुछ और खाऊं। अच्छा ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी, मैं यह फल खा लेता हूँ। अर्जुन तुरंत ही सेब के फलों को खाने लगता है। अर्जुन ने अभी मुश्किल से एक ही सेब खा पाया था। अरे भैया, यह कैसा सेब है? इसे खाकर तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। इतना कहकर बेचारा अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह वाह, अर्जुन तो गया काम से। अब तो मैं ही राजा बनूंगा। और फिर अर्जुन जल्दी से उस मृत शेर को अपने कंधे पर रख लेता है और महल की तरफ चल देता है। अर्जुन चलते चलते जल्द ही महल में पहुंच जाता है। महाराज अर्जुन के कंधे पर रखे शेर को देखकर खुश हो जाते हैं। शाबाश पुत्र, मुझे पता था कि तुम इस जंगली शेर को मारने में जरूर सफल होगे। पिताजी, मैं इस जंगली शेर को मारकर ले आया हूँ। अब आप जल्दी से मुझे इस राज्य का राजा बना दीजिए। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें इस राज्य का राजा अवश्य बनाऊंगा। परंतु तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तुम दोनों तो साथ गए थे ना, फिर वह अभी तक क्यों नहीं आया? पिताजी, मुझे क्या पता अर्जुन कहाँ है। और वैसे भी हम घने जंगल में गए थे, किसी बगीचे में नहीं। अगर कल तक अर्जुन नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि अर्जुन को किसी जंगली जानवर ने मार दिया होगा। अरे पुत्र, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? वह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? पिताजी, बहुत हुई बातें, अब मुझे कुछ और नहीं सुनना। अब आप जल्दी से मुझे बस राजा बना दीजिए। अरे आखिर अर्जुन ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता करना होगा। पुत्र, हम तुम्हें राजा जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी गुरुजी ने बताया है कि 7 दिनों तक मुहूर्त अच्छा नहीं है, उसके बाद हम तुम्हें राजा बनाएंगे। इसीलिए तुम अभी अपने कक्ष में जाओ और आराम करो, तुम काफी थक गए होगे। और फिर अर्जुन वहां से चला जाता है। आखिर हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी तक राजकुमार अर्जुन वापस क्यों नहीं आए। हमें राजकुमार अर्जुन का पता लगाना होगा। मंत्री जी, हमारी बात ध्यान से सुनो। जी महाराज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी, राजकुमार अर्जुन अभी तक वापस नहीं आए। आप सैनिकों के साथ जाइए और पता लगाइए कि राजकुमार अर्जुन कहाँ हैं और वह अभी तक वापस क्यों नहीं आए। जी महाराज, हम अभी जाते हैं। और फिर मंत्री सैनिकों के साथ जंगल में पहुंच जाते हैं। वह इधर उधर राजकुमार अर्जुन को ढूंढने लगते हैं। वह जंगल का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमार कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। महाराज, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन हमें राजकुमार अर्जुन कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। और फिर इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं। पिताजी, 7 दिन तो गुजर चुके हैं और शुभ मुहूर्त भी आ चुका है। अब जल्दी से आप मुझे राजा बना दीजिए।
अरे, राजकुमार अर्जुन तो अभी तक वापस नहीं आए। आखिर अब हम क्या करें? अब तो लगता है कि हमें राजकुमार अर्जुन को राजा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है पुत्र, अब हम तुम्हारा राज अभिषेक करने के लिए तैयार हैं। रुक जाइए पिताजी, यह राज अभिषेक नहीं हो सकता। अरे पुत्र, तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और तुम इतने दिनों से कहाँ थे? हमने तो मंत्री जी को भेजा था आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। हमने तो सोचा था कि आपको किसी जंगली जानवर ने मार दिया और अब आप कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन अर्जुन, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? बताओ हमें। पिताजी, मुझे मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरे बड़े भैया ही हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? आखिर तुम्हारे साथ अर्जुन ने क्या किया? फिर अर्जुन सारी कहानी वहाँ पर खड़े सभी लोगों को बताते हैं। अरे, मुझे चलते चलते काफ़ी देर हो गई। अब मैं थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। अरे, यह क्या? यह तो कोई राजकुमार लग रहा है, लेकिन यह यहाँ पर क्यों पड़ा है? फिर वह व्यक्ति अर्जुन के पास जाता है और अर्जुन के ऊपर पानी के छींटे डालने लगता है। अरे उठो उठो, तुम्हें क्या हुआ? और फिर अर्जुन उठ जाता है। तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हें क्या हुआ? फिर अर्जुन अपनी सारी दास्तान उस व्यक्ति को सुनाता है। ओह, तो इसका मतलब लालच में आकर तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भाई को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम अभी और इसी समय महाराज के पास जाओ। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम पर बहुत ही लज्जा आ रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इस राज्य के राजा बनने के लायक नहीं हो। सिपाहियों, इस दुष्ट को लेकर जाओ और कारागार में बंद कर दो। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर यह भूल चुका था कि तुम मेरे ही भाई हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। लेकिन मेरे भाई, हो सके तो मेरी भूल को क्षमा कर देना। यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं मरकर भी तड़पता रहूँगा। चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ सैनिकों, छोड़ दो मेरे भैया को। अरे पुत्र, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम अपने कातिल पर रहम दिखा रहे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई ने जो किया वह बहुत ही गलत था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार लिया है। पिताजी, जो गलती उसने की है वह गलती मैं नहीं कर सकता। अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए भला कौन देख सकता है? यदि मेरे साथ मेरे भैया ही नहीं रहे तो यह राजपाट
संपत्ति किस काम की? इसीलिए पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे भैया को क्षमा कर दीजिए, उन्हें बख्श दीजिए। अर्जुन, तुम कितने महान हो। आखिर सच में तुम ही इस राज्य के राजा बनने के योग्य हो। इसीलिए मैं तुम्हें आज से ही इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ। और फिर अर्जुन को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है और फिर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं।